स्वागत है आपका फुल टॉस एजुकेशन के इस गुरुकुल में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं सीडीपी वन लाइनर टॉप 100 क्वेश्चन जो कि यूपी टेट और सीटेट में कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी आने की संभावना है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं और स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, विकास की प्रक्रिया कब तक चलती है? तो आप ध्यान देंगे यह गर्भाधान से मृत्यु तक चलती है। सीटेट और यूपी टेट और रीट में भी कई बार पूछा जा चुका है। तो हम लोग रैपिड फायर के तौर पे जल्दी जल्दी इसको खत्म करेंगे। आपके रिवीजन के लिए बेस्ट है, एग्जाम आपका नजदीक आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2, वृद्धि किस प्रकार का परिवर्तन है? तो वृद्धि जो होता है ये मात्रात्मक होता है। ग्रोथ बराबर क्वांटिटेटिव चेंज। वृद्धि को हम लोग मेजर कर सकते हैं, देखते हैं कि 5 फुट 3 फुट इतना वजन किलो है, तो ये क्या है? ग्रोथ है। नेक्स्ट है, विकास किस प्रकार का परिवर्तन है? तो विकास जो है गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 4 है, बाला का प्रथम विद्यालय कौन है? तो ये परिवार होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बाला का प्रथम शिक्षक कौन है? तो ये माता होती है। और शैशवावस्था की अवधि क्या मानी जाती है? जन्म से 5 से 6 वर्ष मानी जाती है। ये यूपी टेट में कई बार पूछा जा चुका है और सीटेट में। क्वेश्चन नंबर 7 है, खिलौना की आयु टॉय अवस्था किसको कहा जाता है? टॉय एज। खिलौनों की आयु जो है वो बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड को कहा जाता है, पूरा बाल्यावस्था को। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस अवस्था को तनाव, तूफान और विरोध का अवस्था कहा जाता है? तो ये किशोरावस्था, एडोलेसेंस को कहा जाता है। स्टैनले हॉल ने इसे तनाव और तूफान की अवस्था कहा है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, मानव विकास का सिद्धांत मस्तकाध्मुखी यानी सिफेलोपॉडल का क्या दर्शाता है? तो विकास सिर से पैर की ओर होता है, हेड टू टो सीक्वेंस चलता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विकास का निकट दूरस्थ सिद्धांत प्रॉक्सिमल डिस्टल क्या स्पष्ट करता है? तो विकास केंद्र से शरीर के बाहरी भाग परिधि की ओर होता है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसी कौन सी है? तो परिवार एवं पास पड़ोस होता है, यही प्राइमरी एजेंसी होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, समाजीकरण की द्वितीय एजेंसी के अंतर्गत मुख्य रूप से कौन आते हैं? तो द्वितीय में आता है विद्यालय, मीडिया, धार्मिक संस्थाएं और पुस्तकालय। क्वेश्चन नंबर 13 है, बाल विकास में वंशानुक्रम को किस प्रकार की सामाजिक संरचना माना जाता है? तो स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? तो विलियम जेम्स को कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे, विलियम जेम्स को। बाल मनोविज्ञान या बाल विकास को व्यवस्थित जनक किसे कहा जाता है? तो स्टैनले हॉल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, शिक्षा में प्रोजेक्ट विधि के मुख्य प्रतिपादक कौन है? तो प्रोजेक्ट विधि यानी विलियम हेनरी किलपैट्रिक। ठीक है, WH किलपैट्रिक भी बोलते हैं। किंडरगार्टन शिक्षक पद्धति के जन्मदाता कौन है? तो फ्रेडरिक फ्रोबेल है, इनको आप ध्यान रखेंगे, किंडरगार्टन यानी फ्रोबेल। नेक्स्ट है, डाल्टन विधि का प्रतिपादक का नाम क्या है? तो हेलेन पार्कहर्स्ट है। मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय के जनक ये भी पूछा चुका है, तो सिगमंड फ्रायड है। ठीक है, मनोविश्लेषणवाद जो पूछेगा। नेक्स्ट है, फ्रायड के अनुसार मानव व्यक्तित्व के 3 मूल तत्व, तो ईड, ईगो और सुपर ईगो, इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो जीन पियाजे ने दिया, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कुल कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया? तो जीन पियाजे ने 4 अवस्था बताया था, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार वस्तु अस्तित्व का गुण बालक के किस अवस्था में आता है? तो संवेदीगामक अवस्था 0 से 2 वर्ष, इसको आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, पूर्व पियाजे के अनुसार बालक किस अवस्था में अहम केंद्रित यानी ईगो सेंट्रिक सोच प्रदर्शित करता है? तो पूर्व संक्रियात्मक में प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये 2 से 7 वर्ष होता है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 25, किस अवस्था में बालक में पलटावी गुण और संरक्षण की समझ विकसित होती है? तो ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष, इसको मूल संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 26 है, पियाजे के अनुसार अमूर्त चिंतन और तार्किक चिंतन किस अवस्था की मुख्य विशेषता है? तो ये है औपचारिक अमूर्त अस्थायी संक्रियात्मक अवस्था, जिसको 11 प्लस बोला जाता है, 11 से 15 वर्ष से अवस्था मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो ये लियो वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, वाइगोत्स्की के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास में सबसे महत्वपूर्ण 3 कारक क्या है? तो इसको ध्यान रखेंगे आप, समाज, संस्कृति और भाषा। ये वाइगोत्स्की के अनुसार इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के महत्वपूर्ण 3 कारक बताए थे। नेक्स्ट है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD इसको बोलते हैं, समीपस्थ विकास का क्षेत्र का कॉन्सेप्ट क्या है? ये किसने दिया? तो ZPD ने जो दिया था वो लेव वाइगोत्स्की ने दिया था, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में पावर ढांचा से क्या तात्पर्य है? तो ये एक टेम्पररी सपोर्ट है, वयस्कों या सक्षम साथियों के द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सहायता को हम लोग क्या बोलते हैं? स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 है, बच्चों में नैतिक विकास का सिद्धांत मोरल डेवलपमेंट थ्योरी किसने दिया? तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया था, इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कितने स्तर होते हैं? तो 3 स्तर और 6 अवस्थाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, कोहलबर्ग के किस स्तर पर नैतिकता बाहरी दंड और पुरस्कार द्वारा नियंत्रित होती है? तो ये पूर्व पारंपरिक स्तर, प्री कन्वेंशनल लेवल, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 34, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास कोहलबर्ग के किस स्तर पर शामिल है? तो कन्वेंशनल लेवल, जिसको पारंपरिक स्तर बोलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो अल्फ्रेड मीने ने किया था बुद्धि का एक कारक सिद्धांत।
नेक्स्ट है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है, तो ये आप देंगे चार्ल्स स्पीयरमैन। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के दो मुख्य कारक कौन कौन से हैं, तो एक जी फैक्टर और एक एस फैक्टर, जिसको सामान्य कारक और विशिष्ट कारक बोलते हैं, जी से जनरल और एस से स्पेसिफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो हावर्ड गार्डनर, जानते होंगे आप, बहुत फेमस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39 है, हावर्ड गार्डनर ने अपनी पुस्तक में मूल रूप से कितने प्रकार की बुद्धि का उल्लेख किया, तो 7 प्रकार की किया और वर्तमान में कुल 9 प्रकार की जो है स्वीकृत हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 40 है, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत या बालू का सिद्धांत किसने दिया, तो एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने दिया था। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है, बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय सर्वप्रथम किसने दिया था, विलियम स्टर्न ने 1912 में दिया था। और बुद्धि लब्धि की गणना का पूर्ण प्रमाणिक सूत्र अगर बोलेगा तो ये दिया था लुईस टर्मन ने, इसको आप ध्यान रखेंगे। देखिए विलियम स्टर्न ने जो सूत्र दिया था वो मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज, ये बुद्धि लब्धि का दिया था, ठीक है, आईक्यू का। बट अगर स्टर्न ने इसमें मल्टीप्लाई 100 कर दिया था तो ऐसे फार्मूला जो है वो पूर्ण हो गया था। तो आप ध्यान रखेंगे जब भी बोलेगा कि गणना का पूर्ण प्रमाणिक सूत्र, तो आप लुईस टर्मन याद रखेंगे 1916 में। नेक्स्ट सामान्य औसत बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो 90 से 109 होती है। क्वेश्चन नंबर 44 है, एक प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी मानी जाती है, तो 140 से ऊपर प्रतिभाशाली आता है। क्वेश्चन नंबर 45 से क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो बी एफ स्किनर है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। स्किनर ने अपने अधिगम सिद्धांतों के सत्यापन के लिए किस जीव पर प्रयोग किया, तो चूहों और कबूतरों पर स्किनर ने प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 47 है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के प्रतिपादक कौन है, तो इवान पावलोव है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है, इवान पावलोव को उसके शास्त्रीय अनुबंधन के प्रयोग पाचन क्रिया पर शोध हेतु नोबेल पुरस्कार कब मिला, तो 1904 में मिला था, ठीक है, पाचन क्रिया पर शोध के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 49 है, अधिगम का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया, तो एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने दिया था, इसको आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 50 है, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में कुल कितने नियम दिए थे, तो 3 मुख्य नियम दिए थे, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। गौड़ नियम है तो गौड़ टोटल 5 दिए थे, बट ये 3 वाला बार बार पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखेंगे 51, थॉर्नडाइक ने अपने प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रयोग किस मुख्य जीव पर किया, तो एक भूखी बिल्ली पर किया था। क्वेश्चन नंबर 52 है, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक कौन है, तो इनसाइट थ्योरी जब भी बोलेगा तो आप देखेंगे वोल्फगैंग कोहलर और गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक। नेक्स्ट, कोहलर ने अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रयोग किस नाम के चिंपैंजी पर किया, तो सुल्तान नामक चिंपैंजी पर उन्होंने अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रयोग किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो अल्बर्ट बंडूरा ने किया था। क्वेश्चन नंबर 55 है, बंडूरा के अनुसार सामाजिक अधिगम या प्रेक्षणात्मक अधिगम में 4 सही चरण, तो आप ध्यान देंगे अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन, ARRM, ये आप क्रम ध्यान रखें। अगर हिंदी में आप याद रखना चाहते हैं तो अवधान, धारणा, पुनर्प्रस्तुतिकरण और विप्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 56 है, अधिगम का मानवतावादी सिद्धांत किसने दिया, तो अब्राहम मैस्लो ने दिया था। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 बार आप देखेंगे, वीडियो याद हो जाएगा। तो अब्राहम मैस्लो और कार्ल रोजर्स ये अधिगम के मानवतावादी सिद्धांत दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 है, मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत, जिसको हायरार्की ऑफ नीड्स में कुल कितने स्तर हैं, तो 5 स्तर हैं, शारीरिक आवश्यकता से लेकर आत्मसिद्धि तक। क्वेश्चन नंबर 58 है, बच्चों में पढ़ने से संबंधित कठिनाई या पठन विकार को क्या कहा जाता है, तो इसको बोलते हैं डिसलेक्सिया, ये पढ़ने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 59 है, बच्चों में लिखने से संबंधी लेखन विकार को क्या बोला जाता है, डिस्ग्राफिया बोला जाता है। और गणना करने से आएगा तो डिस्कैलकुलिया, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, गणना करने में जो असमर्थ रहता है, तो बोलने में अगर बोल देगा तो डिस्फेजिया, इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, शारीरिक समन्वय या गामक कौशल मोटर स्किल्स की कमी से संबंधित विकार को क्या कहलाता है, तो इसको बोलते हैं डिस्प्रेक्सिया, ठीक है, गामक कौशल इसको बोलते हैं। ADHD का पूर्ण रूप क्या है, तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। समावेशी शिक्षा का मूल दर्शन क्या है, तो बिना किसी भेदभाव के सभी प्रकार के बच्चों को एक नियमित विद्यालय में समान रूप से शिक्षा देना। क्वेश्चन नंबर 64 है, समावेशी कक्षा में कुशल शिक्षक को सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होनी चाहिए, तो विद्यार्थियों के प्रति संवेदनशीलता, धैर्य और सहानुभूति। क्वेश्चन नंबर 65 है, प्रगतिशील शिक्षा का अवधारणा का श्रेय किसे दिया जाता है, तो जॉन डीवी को जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा एक कैसी प्रक्रिया मानी गई है, तो त्रिध्रुवीय मानी गई है, जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम शामिल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 है, शिक्षा को केवल द्विध्रुवीय प्रक्रिया के रूप में किसने परिभाषित किया, तो जॉन एडम्स ने। जॉन एडम्स ने शिक्षक और शिक्षार्थी बताया था, अब बाद में जॉन डीवी ने इनको 3 भाग में बांटा। नेक्स्ट है 68 नंबर, भारतीय शिक्षा प्रणाली में प्रयुक्त सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE जिसको बोलता है, इसका पूर्ण रूप क्या है, तो CCE का पूर्ण रूप होता है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, इसको भी आप ध्यान रखें। 69 नंबर क्वेश्चन, CCE के अंतर्गत व्यापक शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है, तो बालक शैक्षिक और शैक्षिक दोनों पक्षों का मूल्यांकन करना, इसको आप ध्यान रखेंगे।
70 नंबर है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान बच्चों के लगातार सुधार के लिए किए जाने वाला मूल्यांकन क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 71। 71 है किसी निश्चित इकाई या शैक्षणिक सत्र के अंत में अंकों या ग्रेड के निर्धारण के लिए किया जाने वाला मूल्यांकन क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं समेटिव असेसमेंट, जिसको योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। 72 नंबर है बच्चों के अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों का मुख्य कारणों का पता लगाने वाला परीक्षण क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं निदानात्मक परीक्षण, जिसमें अधिगम संबंधी कठिनाई और कमियों का पता लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 है निदानात्मक परीक्षण के बाद बच्चों की पाई गई कमियों को दूर करने के लिए किए जाने वाला विशेष शिक्षण क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं उपचारात्मक शिक्षण। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 74 शैक्षणिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, जिसको बोलते हैं टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, किसने दिया? तो ये ब्लूम ने दिया था। ब्लूम की टेक्सोनॉमी के अनुसार मानव अधिगम के 3 मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? ध्यान रखेंगे संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 अभिप्रेरणा का मूल सिद्धांत किसने दिया? तो आप ध्यान रखें विलियम मैकडूगल ने दिया था। नेक्स्ट है 77 नंबर विलियम मैकडूगल ने मानव व्यवहार के व्याख्या के लिए कुल कितनी प्रवृत्तियां बताई? तो टोटल 14 बताई थी। ठीक है। और इनसे जुड़ा 14 सम्यक भी हैं। 78 नंबर है कार्य की अपनी आंतरिक इच्छा है आत्मसंतुष्टि के लिए पढ़ना अभिप्रेरणा का कौन सा प्रकार है? तो आंतरिक अभिप्रेरणा, एंट्रिजिक मोटिवेशन। 79 नंबर है बाहरी पुरस्कार, प्रशंसा, अंक या दंड के भय से पढ़ाई करना किस प्रकार का अभिप्रेरणा है? तो इसको बोलते हैं एक्सट्रिंजिक मोटिवेशन, जिसको बाहरी अभिप्रेरणा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है स्याही धब्बा परीक्षण व्यक्तित्व मापन की किस प्रकार की विधि है? तो यह प्रक्षेपी विधि, इसको प्रोजेक्टिव मेथड बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 है रोस्ता स्याही धब्बा परीक्षण RIT का विकास किस मनोवैज्ञानिक ने किया? तो हरमन रोसा ने किया था। नेक्स्ट है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट TAT या प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसने दिया? तो मार्गन और मुरे ने दिया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है CAT यानी चिल्ड्रंस एप्रिसिएशन टेस्ट का निर्माण किसने किया? तो लियोपोल्ड बैलक, इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 84 जर्मन भाषा का शब्द किंडरगार्टन का वास्तविक शाब्दिक अर्थ क्या है? तो चिल्ड्रंस गार्डन यानी बच्चों का बगीचा। क्वेश्चन नंबर 85 है मुझे कोई भी नवजात शिशु दे दो मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो भी चाहूँ बना सकता हूँ, किसने बोला था? तो ये वाटसन ने बोला था, JB वाटसन ने। JB वाटसन व्यवहारवाद के जनक थे। नेक्स्ट है भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम RT एक्ट संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? तो 2009 में पारित किया गया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पूरे देश में किस तिथि को लागू हुआ अगर पूछ देगा? तो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। 88 नंबर है RT एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर छात्र और शिक्षक का अनुपात कितना होना चाहिए? तो 30:1। और यही अगर पूछेगा जूनियर में तो 35:1 ध्यान रखेंगे, जो कि आप सामने देख रहे हैं RT में अपर प्राइमरी लेवल पे अनुपात तो 35:1 है। क्वेश्चन नंबर 90 है RT एक्ट 2009 के तहत एक शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कितने घंटे कार्य करना अनिवार्य है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 45 घंटे, जिसमें शिक्षण और तैयारी के घंटे दोनों शामिल हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91 है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का मार्गदर्शी मूल सूत्र या थीम क्या है? तो बिना बोझ के लर्निंग, अध्ययन शिक्षा बिना बोझ के, लर्निंग विदाउट बर्डन। 92 नंबर है NCF 2005 का निर्माण मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया? तो प्रोफेसर यशपाल समिति की रिपोर्ट पे। आगे देखते हैं 93 नंबर NCF 2005 के अनुसार आधुनिक कक्षा कक्ष के एक शिक्षक की मुख्य भूमिका कैसी होनी चाहिए? तो ये फैसिलिटेटर की होनी चाहिए, सुगम करता है सुविधादाता के रूप में। 94 नंबर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 में पुरानी स्कूल व्यवस्था 10+2 के स्थान पे नया ढांचा कौन सा लागू किया गया? तो 5+3+3+4, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है NEP 2020 के नए 5+3+3+4 शैक्षिक ढांचे में प्रथम 5 वर्ष की अवधि किस चरण को कहते हैं? तो इसको बोलते हैं फाउंडेशनल स्टेज, जिसको बोलते हैं बाल वाटिका आंगनबाड़ी, 3 वर्ष प्लस 1 और 2 कक्षा। 96 नंबर है भारतीय प्रतिमान के अनुसार माइक्रो टीचिंग के सूक्ष्म संपूर्ण चक्र की कुल अवधि कितनी निर्धारित होती है? तो सूक्ष्म शिक्षण की जो अवधि है वो 36 मिनट होती है, 6 चरण के 6 होते हैं टोटल। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। 97 नंबर है वैश्विक स्तर पर सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग प्रणाली के मुख्य जनक कौन है? तो ये ड्यूइट एलन है, इनको आप ध्यान रखेंगे। 98 नंबर है अधिगम की खोज विधि या ह्यूरिस्टिक विधि के मुख्य प्रतिपादक तो H.E. आर्मस्ट्रांग है। 99 नंबर है दृष्टिबाधित बच्चों के लिए उपयोगी ब्रेल लिपि के जनक इनमें से कौन है और कितने इसमें बिंदु होते हैं? तो लुई ब्रेल इसके जनक हैं, इसमें 6 बिंदु 6 डॉट होते हैं, तो इसको ध्यान देंगे। और आज का लास्ट क्वेश्चन है विद्यालय की कक्षा और तत्कालिक समस्याओं का वैधानिक समाधान हेतु किए जाने वाले अनुसंधान को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं एक्शन रिसर्च क्रियात्मक अनुसंधान। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।